अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के जो प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ हैं उन पे जारी थी। तो कल हमने इलस्ट्रेशन 2 एंड इलस्ट्रेशन 4 से डील किया। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम ओवरहेड कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट पहले मेजर करते हैं और फिर ओवरहेड कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट को उसके नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करके ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं अगर हमें ज़रूरत हो। तो कल तो हमने जैसे इलस्ट्रेशन 4 देखी थी, उसमें तो हमें पीएनएल बनाना था, तो हमें ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकालनी पड़ी, लेकिन इलस्ट्रेशन 2 में हमने गालबन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट भी बनाई थी। तो कोई सवाल कल तक की डिस्कशन से मज़ीद कुछ पास पेपर क्वेश्चन अब हम देखेंगे। अभी तक तो इलस्ट्रेशन देख रहे थे, अब कुछ पास पेपर क्वेश्चन या कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो एनी इशू? तो चले जी, फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं किताब में हमारी जो अवेलेबल है। गीगा इनकॉर्पोरेशंस का सवाल है, कैलकुलेट यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी। यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, तो इसमें प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट मिला के कॉस्ट पर यूनिट आती है। उस हिसाब से हम डाटा पढ़ते हैं। गीगा इनकॉर्पोरेशन is at the leading edge of paint spraying technology. It has 3 customers, A, B, and C, who produce G101, G102, and G103 products respectively. So गीगा के जो कस्टमर हैं वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। 3 कस्टमर्स 3 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। These products are finished by गीगा इनकॉर्पोरेशंस आफ्टर फाइनल कंप्लीशन। मतलब प्रोडक्ट कस्टमर बनाते हैं, फिनिशिंग के लिए गीगा को दे देते हैं, इसको फिनिश करते हैं जनाब। तो प्रोडक्ट 101 G101 रिक्वायर्स 6 कोट्स ऑफ पेंट, प्रोडक्ट G102 रिक्वायर्स 4 कोट्स ऑफ पेंट, एंड प्रोडक्ट G103 रिक्वायर्स 3 कोट्स ऑफ पेंट। कोट से मुराद लेयर्स ऑफ पेंट। ऑल प्रोडक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स and sizes, therefore different quantities of paint are needed. Paint is delivered in batches of various sizes depending upon the finishing required. Liters per unit. G101 के ऊपर पेंट जो लगता है वो 7 लीटर्स पर यूनिट है। ये आपने इसको इस तरह पढ़ना है कि G101 पे 6 लेयर्स पेंट की होंगी जिनमें 7 लीटर पेंट इस्तेमाल होगा। G102 पे 4 लेयर्स पेंट होंगी जिस पे 5 लीटर पेंट इस्तेमाल होगा, और इसी तरह G103 पे 3 लेयर्स ऑफ पेंट लगना है और टोटल 3 लेयर्स पे 4 लीटर इस्तेमाल होगा। प्रोडक्शन डिटेल्स फॉर ईच प्रोडक्ट आर बजटेड एज फॉलोज फॉर द कमिंग मंथ। यूनिट्स स्प्रेड, कमिंग मंथ में हर प्रोडक्ट के कितने यूनिट स्प्रे किए जाएंगे। बैचेस ऑफ पेंट रिक्वायर्ड, हर प्रोडक्ट के लिए कितने बैचेस ऑफ पेंट चाहिए होंगे, क्योंकि उसने कहीं ऊपर जिक्र किया हुआ है ये जनाब कि पेंट इज डिलीवर्ड इन बैचेस ऑफ वेरियस साइजेस। ठीक है जी, तो यहाँ पे कह रहा है जी कितने बैचेस पेंट के आएंगे। मशीन अटेंडेंट टाइम मिनट्स पर यूनिट है, पर यूनिट मिनट्स पर यूनिट हर प्रोडक्ट के लिए, एंड कॉस्ट ऑफ पेंट पर यूनिट रुपीज़ में। अब यहाँ पे ख्याल रखना है ये कॉस्ट ऑफ पेंट पर यूनिट है, मतलब G101 पे जो 7 लीटर लगते हैं ये 7 लीटर की कॉस्ट है। G102 पे ये जो 5 लीटर लगते हैं ये 5 लीटर की कॉस्ट, एंड सो ऑन। ये कॉस्ट पर लीटर नहीं है, ये कॉस्ट पर यूनिट है जो हमें पढ़ने से यहाँ पे नज़र आ रहा है। मशीन अटेंडेंट्स टाइम आर पेड 86 पर आवर। एस्टिमेटेड ओवरहेड्स इन द कमिंग मंथ्स आर गिवन बिलो। ये ओवरहेड्स को 3 पूल्स में डिवाइड किया गया है, 3 हेड्स में तकसीम करके टोटल किया गया है, और हर हेड के साथ हमें इसका कॉस्ट ड्राइवर भी बता दिया गया। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हमें ज़्यादातर एग्जामिनर क्वेश्चन में
कॉस्ट ड्राइवर्स कॉस्ट के साथ गिवन होंगे, कम ही चांसेस होंगे जहां पे हमें कॉस्ट ड्राइवर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जनाब कॉस्ट ड्राइवर भी हमें यहां पे दे दिया गया है। अब रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग ABC, यूनिट कॉस्ट यूजिंग ABC। अब हमने करना क्या है? हमें हर प्रोडक्ट की मटेरियल कॉस्ट चाहिए, हर प्रोडक्ट की लेबर कॉस्ट पर यूनिट चाहिए और हर प्रोडक्ट की ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट चाहिए अंडर ABC। और ओवरहेड कॉस्ट कैसे आएगी? हर कॉस्ट को उसके कॉस्ट ड्राइवर की बेसिस पे प्रोडक्ट्स में तकसीम करेंगे, हर प्रोडक्ट के टोटल ओवरहेड आ जाएंगे और टोटल ओवरहेड को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स है तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो हमारा फॉर्मेट सबसे पहले अगर मैं बात करूं, उसके बाद मैं चाहूंगा एक बार फिर आप सवाल को एक बार देखिएगा। 3 प्रोडक्ट्स हैं, G101, G102, G103। 3 प्रोडक्ट्स। हमें इसमें मटेरियल जो हमारा है वो है पेंट, फिर है लेबर और फिर है ओवरहेड। ये सारा डाटा हम पर यूनिट बनाएंगे और ये कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास यहां से आ जाएगी जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो मटेरियल, अब मैं चाहूंगा कि इस फॉर्मेट के तहत हमें ये वैल्यूज बनानी है। इसको हमने ABC के तहत, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ABC के तहत लाना है। एक बार सवाल को फिर पढ़ लीजिए ताकि डाटा आप पूरी तरह कैप्चर कर लें, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। इट्स रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए फिर हम इसको कर लेते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा श्रिंक करके सारा सवाल स्क्रीन पे भी आ जाए। जो यहाँ से देखना चाहें इधर से देख लें। सवाल को बेटा जब पढ़ने को कहा जाए तो उसको तसल्ली से पढ़ा कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा रीडिंग आप किया करेंगे उतनी रीडिंग पावर आपकी बेहतर होती जाएगी। पढ़ के समझने की ताकत, कंप्रीहेंशन पावर आपकी बढ़ती जाएगी। और रीडिंग और कंप्रीहेंशन जितनी अच्छी हो, एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस उतनी ही बेहतर रहती है। क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को समझना यह पहला स्टेप होता है एग्जाम में परफॉर्मेंस के लिए। किसी भी सवाल को हल करने की अप्रोच हमेशा बेटा ये रखनी है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको फॉर्मेट और वर्किंग जहन में आनी चाहिए। मेरा सवाल कैसे हल होगा, रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए आपको पता लगना चाहिए मुझे कॉस्ट पर यूनिट कहा गया है, तो कॉस्ट तो मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड होता है। और मैं इस तरह मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ABC के तहत लाऊंगा तो कॉस्ट पर यूनिट का डाटा कंप्लीट होगा। फिर सवाल पढ़ते हुए हम इन चीज़ों को सवाल में ढूंढते हैं। एक कॉमन मिस्टेक जो हमारा बच्चा करता है, जो अक्सर कभी ना कभी क्लास में बात होती भी रहती है हमारी, कि हम लोग यहाँ पे हर डाटा के बारे में सोचने में पड़ जाते हैं कि भाई इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है। हमें ये इंडिविजुअल डाटा तब तक हमारे दिमाग में आंसर से नहीं जुड़ता जब तक हमारी सोच वहाँ से नहीं शुरू होगी। अगर हम इस पे सोचते रहेंगे तो हम टाइम ज़ाया कर जाते हैं बात का। और इसमें तो अक्सर इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे किसी काम की नहीं है वो भी दी जाती है और हम उस पर अननेसेसरली टाइम ज़ाया कर देते हैं। तो हमेशा रिक्वायरमेंट को समझिए, रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये इस्टेब्लिश कीजिए कि आप, और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको सवाल में ढूंढ लें, ना कि सवाल में जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में सोचना शुरू कर दें कि इसका क्या करना है, क्योंकि सवाल में हर इन्फॉर्मेशन आपके इस्तेमाल की नहीं होगी। ठीक है, तो यहां से बात शुरू होगी कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन कहां पे अवेलेबल है। तो स्टार्टिंग पॉइंट, हमें पेंट की कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, तो ये तो रेडीली ये अवेलेबल है। कॉस्ट ऑफ पेंट
पर यूनिट। तो हमारा काम तो सिर्फ फिनिशिंग ही है, हम तो सिर्फ पेंट ही लगाते हैं और तो काम हमारा है नहीं, बना तो हम रहे नहीं है। तो हमारे लिए कॉस्ट पर यूनिट पेंट है विच इज रेडिली अवेलेबल 550, 500 एंड 450। दूसरी कॉस्ट लेबर है। तो लेबर में हमारे पास मिनट्स हैं और लेबर का रेट है। तो यहां से हम मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर लें या रेट को मिनट्स में कन्वर्ट कर लें, एक ही बात है। तो जनाब हम यहीं पे अगर वर्किंग बनाएं तो पहली वर्किंग है 45/60 आवर्स बन गए, दूसरी वर्किंग है 60/60 और तीसरी वर्किंग है 50/60। मल्टीप्लाई कर दें आवर्स को 86 से तो हमें हर प्रोडक्ट का लेबर कॉस्ट मिल गई 64.5, 86, 71.67। लीजिए जी लेबर कॉस्ट भी होगी। मतलब अगर ये 10 नंबर का सवाल है तो 10 में से 2 नंबर हम यहाँ पे 2 या 2.5 या 3 हम ले चुके हैं, ठीक है। अब बाकी एबीसी की काम रह गया है। तो एबीसी के लिए हमें पता है हम एक वर्किंग की मदद से ओवरहेड कॉस्ट लाएंगे और एबीसी में हमने जो तरीका सीखा हुआ है, हम 3 एक्टिविटी पूल्स में कॉस्ट बांटी गई है। हमें टोटल कॉस्ट को हर हेड की टोटल कॉस्ट को एक्टिविटी या कॉस्ट ड्राइवर कंज्यूम्ड की बेसिस पे प्रोडक्ट में तकसीम करना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा एबीसी में। हम ओवरहेड को प्रोडक्ट्स में तकसीम करते हैं। मैं आपको फिर रिमाइंड करवा दूं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट्स में तकसीम करते हैं, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट की मदद से। फॉर्मेट उसका भी तकरीबन ऐसा ही होता है, लेकिन यहां पे वो डिपार्टमेंट्स आ रहे होते हैं। हम पहले कॉस्ट को डिपार्टमेंट में तकसीम करते हैं, फिर डिपार्टमेंटल ओआर बनाते हैं और फिर वहां से ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट लाते हैं। उसका प्रोसेस लंबा है, इसका प्रोसेस आसान है। सीधा ओवरहेड डायरेक्ट कॉस्ट में तकसीम हो जाता है। 3 हमारे ओवरहेड्स हैं, पेंट, स्टीयरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। इलेक्ट्रिसिटी, फिलिंग ऑफ स्प्रेइंग मशीन। टोटल कॉस्ट 50,000, 1,50,000 और 90,000। हमने इन कॉस्ट को तकसीम करना है जनाब बैचेस। ये कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, कॉस्ट ड्राइवर की कंजम्पशन की रेशो में, कॉस्ट ड्राइवर की यूटिलाइजेशन की रेशो में। जैसे इस कॉस्ट को हमने बैचेस ऑफ पेंट की रेशो में तकसीम करना है तो हमें देखना पड़ेगा इन तीनों प्रोडक्ट्स को बनाने में टोटल कितने बैचेस ऑफ पेंट लगे और जिस प्रोडक्ट के जितने बैचेस ऑफ पेंट है उस रेशो में कॉस्ट उसको चार्ज कर दें। तो जनाब बैचेस ऑफ पेंट की कहानी 10, 8, 6, टोटल 18 + 6 24 बैचेस ऑफ पेंट लगे, 10, 8, 6। तो इस रेशो में हम इस कॉस्ट को तकसीम करेंगे क्योंकि मैं बताया गया है ये कॉस्ट का ताल्लुक बैचेस ऑफ पेंट कंज्यूम्ड के साथ है। तो जिस प्रोडक्ट ने जितने बैचेस ऑफ पेंट कंज्यूम किए हैं उस रेशो से उसकी कॉस्ट को चार्ज कर दें। तो हमने कहा जी इसका कॉस्ट ड्राइवर है बैचेस ऑफ पेंट और ये हमें रेडिली अवेलेबल है 10, 8, 6। इलेक्ट्रिसिटी की बेस क्या है जनाब? कोट्स ऑफ पेंट, कोट्स ऑफ पेंट। अब यहां पे तवज्जो कीजिएगा बेटा, यहां पे जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं ना, जो एब्जॉर्प्शन में भी अक्सर बच्चे कर लेते हैं, कि ये कोट्स ऑफ पेंट पर यूनिट है और ये खर्चा टोटल है। ये एक यूनिट बनाने का खर्चा नहीं है, ये टोटल 500 + 400 + 300 यूनिट बनाने का खर्चा है। ये इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 500, 400, 300 इन यूनिट्स का है। तो अकॉर्डिंगली कोट्स भी जब लेने हैं तो इन यूनिट्स के कोट्स लेने हैं। 500 यूनिट्स पे कितने कोट लगेंगे, 400 यूनिट्स पे कितने कोट लगेंगे, 300 यूनिट्स पे मिला के टोटल कितने कोट लगेंगे,
तो अगर हम देखें 500 यूनिट्स इंटू 6, 3000, 3000, मैं फिलहाल 3000 ही लिख देता हूं यहां पे। 400 यूनिट्स इंटू 4, 1600, और 300 यूनिट्स इंटू 3, 900। ये है जनाब कोट्स ऑफ पेंट। टोटल पर यूनिट 6 कोट्स लगते हैं G101 पे। हमारे ओवरहेड्स कोई पर यूनिट नहीं है भाई, ये टोटल फैक्ट्री के ओवरहेड है। तो हमें फैक्ट्री में टोटल 101 पे कितने कोट्स लगे, पूरी फैक्ट्री में टोटल 102 पे कितने कोट लगे, 103 में कितने कोट लगे, ये रेशो हमारे पास आ गई। इसमें हम तकसीम कर लेंगे। जी बेटा, वो तो उड़ा लें, 2 उड़ा लें, आप जैसे मर्जी कर लीजिए। तो मैंने फिलहाल तो मैंने कैलकुलेशन यहीं पे परफॉर्म कर दी। रेशो में आप 2 0 उड़ाना चाहें उड़ा लें, कोई मसला नहीं है। रेशियो में आप 2 0 उड़ाना चाहें तो सबके साथ 2 2 0 उड़ा दें। तो ये 30 16 9 हो गया, कोई मसला नहीं। फिलिंग एंड स्प्रेइंग मशीन, लीटर्स ऑफ पेंट, ये भी वही कहानी है। ये लीटर्स ऑफ पेंट पर यूनिट है, बट ये तो पूरी फैक्ट्री का खर्चा है। तुम्हारी पूरी फैक्ट्री में लीटर्स ऑफ पेंट कितने लगे उस पर बात करनी है। तो ये पर यूनिट है इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो टोटल लीटर्स ऑफ पेंट, लीटर्स ऑफ पेंट, तो 7 इंटू 500, 3500, 5 इंटू 400, 2000, और 4 लीटर पर यूनिट इंटू 300, 1200। तो इसमें भी रेशो में आप 0 उड़ाना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है, आप 0 उड़ाना चाहें उड़ा दें, नहीं ऐसे लिखना चाहें ऐसे लिख दें, कोई हर्ज नहीं है, एक ही बात है। लीजिए जी, अब आपने क्या करने हैं, इन ओवरहेड्स को इन रेशियोज में तकसीम करने हैं। यहां से आपको मिलेंगे टोटल ओवरहेड्स हर प्रोडक्ट के, उनको डिवाइड कर देंगे यूनिट्स के साथ, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 500, 400, 300। यहां से आपको मिल जाएंगे ओवरहेड पर यूनिट, जो कि हमने अपने ऊपर टेबल में डालने हैं, और सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट कीजिए सवाल जनाब, और कोई बात समझ नहीं आई तो बेटा पूछिएगा। कंप्लीट द क्वेश्चन, और किसी कैलकुलेशन पे बेटा, किसी लॉजिक पे कोई हेल्प चाहिए पूछिए। मेक श्योर तमाम वर्किंग, तमाम कैलकुलेशन को आप फॉलो कर रहे हो। रेशोज कैसे बनाई हैं, उसमें कोई दिक्कत हो, रेशो की बेस पे कॉस्ट को तकसीम करना, कोई मसला है तो पूछिए जनाब। जी जनाब, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट G101 299, 218, 177। लीजिए जिनको यहाँ फीड करेंगे, 299, 218, 177, और कॉस्ट पर यूनिट यहाँ से ले ले 913.5, 804, 699। ये हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट आ गई।
अच्छा, अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, हमारा पूरा सवाल एक टेबल और एक वर्किंग पे कंप्लीट हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो सलूशन हमें सजेस्टेड दिया गया है वो काफ़ी इनएफिशिएंट है। जैसे उसमें एक टेबल तो ये आ गया, फिर एक वर्किंग ये आ गई, फिर ये दूसरी वर्किंग आ गई, फिर तीसरी वर्किंग आ गई, तो 3 वर्किंग्स और एक टेबल, इसकी मदद से सवाल हल किया गया है। जबकि मैंने जो आपको ABC को डील करने का तरीका बताया है कि एक टेबल में सारी वर्किंग आपकी हैंडल हो जाती है। ये सारी ABC की वर्किंग एक टेबल से, आपको PNL बनाना है, टोटल ओवरहेड चाहिए तो यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कल हमने इलस्ट्रेशन 4 में PNL बनाया था, तो हमें टोटल ओवरहेड चाहिए थे प्रोडक्ट के, वो यहाँ पे मिल गए। कॉस्ट पर यूनिट चाहिए तो एक स्टेप और आगे चले जाओ, ये कॉस्ट पर यूनिट आ गई, खत्म होगी। तो ये जो इसकी प्रेजेंटेशन है, हम ये नहीं कहते कि आंसर गलत है, मैथड गलत है, मैथड वो भी ठीक है, लेकिन ये इनएफिशिएंट है, लेंथी हो गया। हमने अगर सवाल 10 मिनट में किया तो ये 15 मिनट में होने वाला सवाल है। हमें सिर्फ सवाल को सही करना नहीं सीखना, हमें कोशिश करनी है हम एफिशिएंट मेथड की तरफ भी तवज्जो करते रहें। मैं आपको सॉल्यूशन से दूर बार बार क्यों रखता हूं? 2 मेजर रीज़न। एक रीज़न, सॉल्यूशन में कभी कोई ना कोई गलती भी होती है। जब आप अपना दिमाग इस्तेमाल किए बगैर सॉल्यूशन पढ़ते हो तो आपको वो गलती नहीं लगती, आपको लगता है शायद यही तरीका है काम करने का। दूसरी बात, सॉल्यूशन में बात का इनएफिशिएंट मेथड्स होते हैं, और आप जब सॉल्यूशन को देखते हो तो आपको लगता है शायद यही तरीका है इस सवाल को हल करने का, आप ऐसे ही याद कर लेते हो उसको। और तीसरी बात जो शायद सबसे अहम है, मैंने शुरू में 2 बातें कह दी, तीसरी बात जो सबसे अहम है कि भाई सॉल्यूशन किस अंदाज में प्रेजेंट करना है, ये जहन की काबिलियत डेवलप करनी है हमने। जब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं तो हमें पता लग गया भाई सॉल्यूशन को इस तरह छापना है, तो हम उसी तरह छाप देते हैं। लेकिन एग्जाम में हमें सॉल्यूशन का फॉर्मेट नहीं मिलना, भाई याद रखिएगा। एग्जाम में हमें क्वेश्चन मिलने हैं और हमें सॉल्यूशन का फॉर्मेट खुद सोच के बनाना है। तो ये हम तभी बना पाएंगे जब हमें घर से सवाल पढ़ के सोच के सॉल्यूशन का फॉर्मेट बनाने की प्रैक्टिस होगी। पहली दफा एग्जाम में जाके हम सोच के सॉल्यूशन बनाना चाहेंगे तो नहीं बन पाएगा। हाँ, देखा हुआ सवाल आएगा तो बन जाएगा, लेकिन देखा हुआ सवाल 9 में से शायद कोई एक हो। चांसेस यही है कि 9 में से 8 तो पक्के अनदेखे होंगे, अनसीन होंगे, शायद कोई एक सवाल देखा हो जाए। तो देखे हुए सवाल का फॉर्मेट आप फौरन बना लोगे अगर आपने सॉल्यूशन देख के पास पेपर किए में है। दिमाग घर में इस्तेमाल करने की अगर आपने आदत नहीं डाली हुई तो अनसीन क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में भी नहीं हो पाएंगे। अगर घर में अनसीन क्वेश्चंस को अनसीन क्वेश्चंस की तरह करोगे तो ही एग्जाम में अनसीन क्वेश्चन आपसे हैंडल हो पाते हैं। 99% केसेस में ऐसा ही है, कोई 1-8% बच्चे एक्सेप्शनल होते हैं जो कि घर पे प्रैक्टिस कम भी हो तो एग्जाम में परफॉर्म कर जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ 1% मैक्सिमम बच्चा होता है। 99% बच्चों को अपने आप को ग्रेजुअली सिस्टमैटिक वे में ट्रेन करना पड़ता है, अपने दिमाग को डेवलप करना पड़ता है मॉक एक्टिविटीज़ के थ्रू। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? हमारा आंसर वही है जो इसने निकाला हुआ है, 914804 699, यही हमने आंसर निकाला। लेकिन उसने ज़रा लंबे चौड़े तरीके से निकाला, हमने ज़रा क्विकली एफिशिएंटली निकाल लिया। ये नहीं क्वेश्चन। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई हेल्प चाहिए, पूछिए जनाब इस सवाल में। क्वेश्चन 2-3 आपकी होम असाइनमेंट रहेगी। मैं क्वेश्चन 4 पे आपको लेके चलता हूं। एसन एंटरप्राइजेज, ऑटम 2010, क्वेश्चन 1। इसकी रिक्वायरमेंट जनाब, हमेशा सवाल को रिक्वायरमेंट से पढ़ते हैं। डिटर्मिन द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट अल्फा बीटा गैमा by using single factory overhead rate based on direct labor hours. Recalculate factory overhead cost per unit for each product by allocating individual expenses on the basis of specific utilization of related facilities. अब यहाँ पे उसने ABC का वर्ड यूज नहीं किया, बट दिस इज ABC। ABC यही होता है ना कि आप ओवरहेड्स को कॉस्ट ड्राइवर की यूटिलाइजेशन की बेसिस पे प्रोडक्ट्स में तकसीम कर दें। तो उसने ABC का वर्ड यूज किए बगैर आपको कहा कि भाई ABC के मेथड से ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बताओ क्या है। सो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट सिंगल रेट से, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ABC से। एसन एंटरप्राइजेज, ऑटम 10, क्वेश्चन 1।
SN Enterprises produces three products, alpha, beta, and gamma. The management has some reservation on the method of costing. Consequently, the cost accountant has reviewed the records and gathered the following information. The costs incurred during the latest quarter were as follows. Direct material 2,40,000, डायरेक्ट लेबर 16,80,000, इनडायरेक्ट वेजेस मशीन मेंटेनेंस की, स्टोर की, क्वालिटी कंट्रोल की, क्लीनिंग रिलेटेड सर्विसेज की, फ्यूल एंड पावर, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग, स्टोर स्पेयर सप्लाईज कंज्यूम्ड, रेंट रेट टैक्सेस। ये जनाब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे ये सारे ओवरहेड्स हैं, ऐसा ही है। ये दो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट हैं, प्राइम कॉस्ट हैं, नीचे सारे ओवरहेड्स आ रहे हैं हमारे, और सारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये ना। पॉइंट नंबर 2, द प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द प्रीवियस क्वार्टर डिपिक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये जिस क्वार्टर की ये जो पर कॉस्ट गिवन है, ये भी लेटेस्ट क्वार्टर या प्रीवियस क्वार्टर की डिटेल है। इसी क्वार्टर की डिटेल मजीद प्रोडक्ट के बारे में, अल्फा, बीटा, गैमा, प्रोडक्शन यूनिट्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, मशीन आवर्स पर यूनिट, इंस्पेक्शन आवर्स पर यूनिट, फैक्ट्री स्पेस यूटिलाइजेशन अल्फा बीटा गैमा की, कॉस्ट ऑफ मशीनरी अल्फा बीटा गैमा की, स्टोर कंजम्पशन रुपीज इन 1000 अल्फा बीटा गैमा, नंबर ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड अल्फा बीटा गैमा, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट एंड मशीनरी इज 10% पर एनम। हमें कहा गया है पार्ट ए, सिंगल एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर की मदद से अल्फा बीटा गैमा का ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मेजर करना है। एक सवाल पढ़ लीजिए और फिर हम इस पे डिस्कशन शुरू करते हैं इसकी। थैंक यू बेटा। अच्छा जी, सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले हम सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बनाते हैं पर डायरेक्ट लेबर आवर। इसके लिए हमें दो वैल्यूज़ चाहिए। हमें टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स चाहिए और हमें टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स चाहिए। डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर मिल जाएगा। और इसके बाद अल्फ़ा, बीटा और गैमा की ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बना लेंगे, विच विल बी
आवर्स पर यूनिट इंटू OAR, आवर्स पर यूनिट इंटू OAR पर आवर। ये जनाब हमारा फॉर्मेट है जिसको हमें पॉपुलेट करना है। यहाँ से हमें पार्ट ए 1, 2, 3, ये 3 वैल्यूज़ हैं जो हमारे पार्ट ए का जवाब है। यहाँ तक हम पहुँचेंगे। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स, जनाब शुरू कर दीजिए यहाँ से टोटल करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल करके बताइए कितना है जी? 9, 88, 000। ये हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स, हमारे पास टोटल ओवरहेड्स आ गए हमारे पास। हमें जो गिवन है, ऊपर 2 आइटम प्राइम कॉस्ट की थी उनको छोड़ दिया, यहां से लेके इधर तक ये सारे ओवरहेड्स हैं, इनका टोटल ले लो और इसको डिवाइड करना है हमने टोटल लेबर आवर्स। ये लेबर आवर पर यूनिट है और ये हर प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं। तो टोटल लेबर आवर की कैलकुलेशन हम यहाँ पे दिखाना चाहें तो 12,000 इंटू 20 प्लस 20,000 इंटू 5 प्लस 45,000 इंटू 4। तो जनाब टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स 520,000 लीजिए जी। यहां से OAR निकाल लीजिए। टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल लेबर आवर्स, रेट 18.25। ये है जी हमारा रेट रुपीज में पर डायरेक्ट लेबर आवर। अब इसके बाद अल्फा के लेबर आवर्स हैं 20, बीटा के लेबर आवर हैं 5 और गैमा के लेबर आवर्स हैं 4। तो 20 इंटू 18.25, 5 इंटू 18.25 और 4 इंटू 18.25 लीजिए जी। कितना बना? 365, 91.25, 73 लीजिए जी। सिंगल एब्जॉर्प्शन रेट डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे कैलकुलेट किया और हर प्रोडक्ट का OAR हमने, हर प्रोडक्ट का ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली सिंगल OAR को लेके जी। किसी बच्चे को जी बेटा टोटल ओवरहेड ये नहीं आ रहे? सही आ रहे बेटा। वो सामने 6 लाख से शुरू करना है, 12 लाख पे ख़त्म करना है। सिंपल कैलकुलेटर पे सम करते जाइए तो 948800 ही आता है जी। जनाब एनी क्वेश्चन, किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट में या किसी कैलकुलेशन में कोई हेल्प चाहिए तो पूछिए भाई। कोई बात समझ नहीं आई तो बेटा पूछिए। मेक श्योर क्लास में जब बैठे हैं हर कैलकुलेशन की लॉजिक बैकग्राउंड आपको समझ आनी चाहिए और कैलकुलेशन आपके हाथ से गुजरेगी तो ही चीज़ें आपकी कमांड में आएंगी बेटा। सिर्फ टीचर को बोर्ड पे कैलकुलेशन करते देख के आप सीख नहीं जाते। आपको अपने हाथ से चीज़ें गुजारनी है, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि घर जाके भी रिवाइज करनी होती हैं, फिर चीज़ें आपको समझ आती हैं जी। एनी क्वेश्चन? जी बेटा, जी बेटा, बेटा किस कॉन्सेप्ट की रिवीजन आपको चाहिए बेटा? सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला याद है आपको? क्या होता है फार्मूला? टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड विद टोटल लेबर आवर्स इन द फैक्ट्री। तो ये मेरी फैक्ट्री के टोटल ओवरहेड्स हैं और ये मेरी पूरी फैक्ट्री में डायरेक्ट लेबर आवर्स जितने काम हुआ वो हैं। इसकी बेसिस पे मेरा ये सिंगल फैक्ट्री वाइड ओवरहेड रेट आ गया 18.25 पर डायरेक्ट लेबर आवर। एक लेबर आवर काम हो तो 18.25 का खर्चा आता है। तो अल्फा के लिए कितने घंटे काम हुआ? 20। तो अल्फा पे कितना खर्चा आ गया? बीटा के लिए काम हुआ 5 घंटे, तो बीटा पे कितना खर्चा हो गया इस रेट के हिसाब से? गैमा पे काम हुआ 4 घंटे, तो इस रेट के हिसाब से गैमा पे ओवरहेड का कितना खर्चा आ गया? ये ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट है, ये ओवरहेड कॉस्ट पर आवर है, ये ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट है। 1 घंटे में खर्चा आता है इतना, तो 20 घंटे अल्फा बनाने में लगा, तो अल्फा का खर्चा कितना, एंड सो ऑन जी। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो ना तो आपको पता है हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर बनाते हैं पहले। सिंगल प्रोडक्ट हो तो हम डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट पे चले जाते हैं, लेकिन मल्टीपल प्रोडक्ट हो तो पहले हम ओवरहेड कॉस्ट पर आवर पे आते हैं, फिर आवर्स यूज्ड इन अ प्रोडक्ट इनटू रेट।
यहां से कॉस्ट पर आवर आती है। अच्छा जी, अब हम एब्जॉर्प्शन की तरफ, एबीसी की तरफ चलें। तो एबीसी की तरफ चलना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कॉस्ट हैं जिनको हमने प्रोडक्ट्स में तकसीम करना है। तो 10 कॉस्ट की आइटम, बल्कि 10 में भी डेप्रीसिएशन को 2 हिस्से करने पड़ेंगे, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रीसिएशन ज़्यादा, बिल्डिंग के ज़्यादा। तो जनाब पहले हम ये लिस्ट बनाते हैं यहाँ पे, और फिर इस लिस्ट के मुताबिक कॉस्ट को अल्फा बीटा गैमा में तकसीम करेंगे। अल्फा बीटा गैमा बेसिस टोटल कॉस्ट, और यहां पे हम लाते हैं डिस्क्रिप्शन। ये हम पार्ट बी कर रहे हैं जी, ये हमने क्वेश्चन 4 पार्ट ए कर लिया, यहां पे ये पार्ट बी हम करने जा रहे हैं। तो पहला कॉलम डिस्क्रिप्शन का, दूसरा कॉलम टोटल ओवरहेड्स का, तीसरा कॉलम बेसिस, ये अल्फा बीटा और गैमा, 3 प्रोडक्ट्स में इसके हिस्से करेंगे हम 3। आइटम वाइज सबसे पहले हमारी इनडायरेक्ट वेजेस हैं। इनडायरेक्ट वेजेस, इसके लिए पहली आइटम मशीन मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस की सैलरीज हैं। दूसरी सैलरी स्टोर्स हैं। तीसरी क्वालिटी कंट्रोल है, सॉरी क्लीनिंग सर्विसेज हैं। चलें, क्लीनिंग और रिलेटेड क्लीनिंग सर्विसेज मैंने लिख दिया, जगह मेरे पास कम थी। फ्यूल एंड पावर है। डेप्रीसिएशन बिल्डिंग है। डेप्रीसिएशन प्लांट एंड मशीनरी है। इंश्योरेंस प्लांट एंड मशीनरी है। इंश्योरेंस बिल्डिंग है। स्टोर्स कंज्यूम्ड है। और जी रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है। इनकी टोटल कॉस्ट देखें तो पहली कॉस्ट 6 लाख, दूसरी कॉस्ट 3,60,000, 4,68,000, 4,28,00,000। ये बेटा टोटल है, इसको हम देखेंगे अभी। डेप्रीसिएशन को छोड़ दीजिए, ये तो टोटल डेप्रीसिएशन है, इसके में 2 हिस्से करने पड़ेंगे। इंश्योरेंस प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000, इंश्योरेंस बिल्डिंग 60,000, स्टोर कंज्यूम्ड 18 लाख, और रेंट रेट टैक्सेस 12 लाख। ये जी हमारे टोटल ओवरहेड्स हैं। अब हमें डेप्रीसिएशन पे बात अभी हमारी पेंडिंग है, इसको भी हम देखते हैं क्या करना है, क्योंकि डेप्रीसिएशन के हमें 2 हिस्से करने पड़ेंगे। हमें इन कॉस्ट को सूटेबल बेसिस की मदद से प्रोडक्ट्स में तकसीम करना है, और प्रोडक्ट्स में जब ये तकसीम हो जाएंगे तो यहाँ से जैसे हम देखते हैं टोटल ओवरहेड्स आ जाते हैं। टोटल ओवरहेड्स आएंगे, इसको डिवाइड करेंगे यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ, तो हमारी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। यूनिट प्रोड्यूस हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, लेकिन गिवन होने चाहिए। यूनिट प्रोड्यूस गिवन है जी 12, 20, 45, 12,000, 20,000, 45,000। तो हमें तमाम ओवरहेड्स को जो ये अवेलेबल है इनको प्रोडक्ट्स में तकसीम करने के बाद टोटल प्रोडक्ट वाइज ओवरहेड डिवाइडेड विद यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट, तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट हर प्रोडक्ट की, ये हमारी स्कीम है जिसके तहत हमारा डाटा अरेंज होगा। अब हमें हर कॉस्ट के लिए सूटेबल बेस सिलेक्ट करनी है और उसके मुताबिक कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। अच्छा जी, शुरू करते हैं मशीन मेंटेनेंस से रिलेटेड वेजेस।
इस कॉस्ट को प्रोडक्ट में किस बेसिस पे तकसीम करना बेहतर है? कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस का कॉस्ट ऑफ मशीन से ताल्लुक है या मेंटेनेंस का मशीनरी के इस्तेमाल से ताल्लुक है? महंगी मशीन है, इस्तेमाल ही नहीं की तो मेंटेनेंस करनी पड़ेगी क्या? तो बेटा सोचो फिर बोलो। मैंने पहले अभी आपको बोला कि जब तक आप बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं सोचोगे, लकीर के फकीर बन के बगैर सोचे समझे मट्टी के माधु की तरह बोल पड़ा करोगे तो पेपर पास नहीं होने वाला। बेटा कारोबार की तरह सोचो। समझ आई? मैं अब आपको लग रहा है कि आप जो बात कर रहे थे कॉस्ट ऑफ मशीन पे मेंटेनेंस की कॉस्ट डाल दो तो कोई बात समझ आती है वाला? डेप्रिसिएशन यस, इंश्योरेंस यस, बट वाई मेंटेनेंस? मेंटेनेंस का क्या ताल्लुक कॉस्ट ऑफ मशीन से भाई? मेंटेनेंस का ताल्लुक तो मशीन की यूजेज से है। जितनी ज्यादा मशीन यूज होगी उसकी उतनी ज्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब मेंटेनेंस से रिलेटेड कॉस्ट है कहां पे जानी चाहिए? और यहां पे फिर वही बात, ये मशीन मेंटेनेंस टोटल मेंटेनेंस की कॉस्ट है, ये मशीन आवर पर यूनिट है। टोटल बनाओगे, मशीन आवर की रेशियो बनेगी, फिर तकसीम करेंगे। फिलहाल मैं यहां पे सिर्फ मशीन आवर्स लिख रहा हूं, मैं सिर्फ बेसिस आइडेंटिफाई कर रहा हूं मशीन आवर्स, इसकी बेसिस कैलकुलेशन और उस पर तकसीम बाद में देखेंगे। स्टोर्स पे आ जाइए। नेक्स्ट आइटम है स्टोर्स। स्टोर कंजम्पशन 3,60,000। तो इसके रिलेटेड यहां पे आ जाइए नीचे जना, ये तो ऑलरेडी गिवन है। हमें स्टोर कंजम्पशन की वैल्यू गिवन है और ये स्टोर के स्टाफ की सैलरीज हैं, ये स्टोर के स्टाफ की सैलरीज हैं और ये स्टोर की कंजम्पशन है। तो इट मेक सेंस कि स्टोर का जो स्टाफ है उसका काम क्या है कि स्टोर्स से मुराद स्पेयर पार्ट्स वगैरह वो रेलेवेंट डिपार्टमेंट में सप्लाई करना। तो भाई जिस डिपार्टमेंट को जितना मटेरियल सप्लाई किया उस रेशियो में उसकी कॉस्ट सैलरीज की तकसीम कर देना। तो स्टोर्स की सैलरी स्टोर कंजम्पशन की रेशियो में जानी चाहिए, स्टोर्स की सैलरी स्टोर कंजम्पशन की रेशियो में जानी चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन, क्या इंस्पेक्शन भाई? नंबर ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड। क्या हर यूनिट पे सेम टाइम लग रहा है? अक्ल इस्तेमाल करनी है भाई, क्या हर यूनिट पे सेम टाइम लग रहा है? अब बोलो इंस्पेक्टेड यूनिट्स बेहतर है या इंस्पेक्शन आवर्स बेहतर है? इंस्पेक्शन आवर्स इज फेयर, क्योंकि सैलरी है ना भाई, स्टाफ की सैलरी है। तो स्टाफ ने टोटल कितने आवर्स इंस्पेक्शन की उसमें से हर प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन की निकाल लो। तो ये इंस्पेक्टेड यूनिट्स हैं इनटू 2, ये इंस्पेक्शन आवर्स आ गए एक प्रोडक्ट के, यूनिट्स इनटू 3 ये इंस्पेक्शन आवर दूसरी प्रोडक्ट के, यूनिट्स इनटू 4 ये इंस्पेक्शन आवर्स तीसरी प्रोडक्ट के। तो इंस्पेक्शन आवर्स इज मोर सुटेबल बेस्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट की तकसीम। इंस्पेक्शन आवर्स, इंस्पेक्शन यूनिट नहीं, सोच के मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे। क्लीनिंग सर्विसेज, क्लीनिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज, नॉर्मली क्लीनिंग एंड रिलेटेड रिलेट्स टू बिल्डिंग, ठीक है, और बिल्डिंग रिलेटेड कॉस्ट शुड गो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री स्पेस यूटिलाइजेशन। तो क्लीनिंग रिलेटेड सर्विसेज इसकी कॉस्ट बनेगी, तकसीम होगी फैक्ट्री स्पेस यूटिलाइजेशन। फ्यूल एंड पावर, अगेन मशीन आवर, मशीन आवर्स हम ऑलरेडी ये बेस यूज किए बैठे। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग एंड डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। डेप्रिसिएशन का ताल्लुक कॉस्ट से होता है और हमें कॉस्ट ऑफ मशीन दी गई है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग नहीं दी गई, लेकिन उसने हमें कॉस्ट ऑफ मशीन दी और डेप्रिसिएशन रेट भी मशीन का दे दिया। इसका मतलब हम कॉस्ट ऑफ मशीन लेके मशीन की डेप्रिसिएशन बना सकते हैं। मशीन की डेप्रिसिएशन आ गई तो टोटल डेप्रिसिएशन की मशीन की निकाल दो, बाकी बचेगी बिल्डिंग की, ठीक है जी। तो पहले मशीन की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ख्याल करने की बात है, एक अहम ख्याल इसमें करना है बेटा। जो क्वेश्चन का ओरिजिनल आई का सोल्यूशन था उसमें गलती थी, ये सोल्यूशन मैंने ठीक किया है, इसलिए ऊपर आपको अमेंडेड लिखा नजर आ रहा होगा इसके सोल्यूशन पे, ये अमेंडेड नजर आ रहा है, इसमें गलती मैंने दुरुस्त की हुई है।
अच्छा, यहाँ पे जो ख्याल रखने की बात है कि ये जो हमें डाटा गिवन है ये क्वार्टर का है, मतलब यहाँ पे जो जो डेप्रिसिएशन गिवन है ये क्वार्टर की है। तो इसमें से मैं ये डेप्रिसिएशन लेस करूंगा, तो कौन सी डेप्रिसिएशन लेस करूंगा भला? क्वार्टर की रेट रेट सालाना डेप्रिसिएशन का है। रेट जो हमें गिवन है वो सालाना डेप्रिसिएशन के, हमने तो क्वार्टर की डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। तो बेटा जब प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन पे आए तो प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट मुझे बताओ टोटल करके कितनी है? 13 मिलियन 1.3 मिलियन या 13 मिलियन 1.3 मिलियन मशीनरी की यहां से कॉस्ट बन रही है, 1300 बन रही है, ठीक हो गया। तो ये 1.3 मिलियन मशीनरी की कॉस्ट बन रही है। कैसे बन रही है यार? 13 मिलियन बन रही है। मशीनरी की कॉस्ट 13 मिलियन है। मैं यहां पे चूंकि रुपीस ले रहा हूं ना, तो इससे मैं इसको भी यहां पे रुपीस पूरी कर रहा हूं। मेरी मशीनरी की कॉस्ट ये पड़ी है 13 मिलियन बन रही है, और 13 मिलियन पे 10% सालाना डेप्रिसिएशन है। मैं तो क्वार्टरली डाटा ले रहा हूं, तो 4 से तकसीम कर दो। मेरी क्वार्टर की डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी की कितनी है? 325,000। ये प्लांट की डेप्रिसिएशन है, और प्लांट और बिल्डिंग की मिला के कितनी है? 15,60,000। तो जनाब 15,60,000 में से 3,25,000 निकाल दो, ये बिल्डिंग की आ गई 12,35,000। ये डेप्रिसिएशन के दो हिस्से हमने कर दिए। आपकी आई कैप ने जो ओरिजिनल सोल्यूशन दिया था उसमें ये बटा 4 वाला फैक्टर मिसिंग था, ये गलती उसमें हुई थी। तो हमने ख्याल करना है कि भाई ये डेप्रिसिएशन 10% तो सालाना डेप्रिसिएशन का रेट है, और मेरा खर्चा तो सारा क्वार्टरली चल रहा है। तो मुझे एक क्वार्टर की डेप्रिसिएशन चाहिए, और ये एक क्वार्टर की टोटल डेप्रिसिएशन में से ये वाली डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो ये बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब इसकी तकसीम की बात कर लें। तो जो डेप्रिसिएशन की बिल्डिंग है इसके लिए सूटेबल बेस फैक्ट्री के खर्चे फैक्ट्री स्पेस के ऊपर तकसीम होते हैं, बिल्डिंग के खर्चे फैक्ट्री स्पेस पे तकसीम होंगे, और प्लांट एंड मशीनरी की बेस कॉस्ट ऑफ मशीन। लीजिए जी, ये भी बेसिस आ गए। नीचे इंश्योरेंस आ गई, तो इंश्योरेंस में जो प्लांट एंड मशीनरी की इंश्योरेंस है उसकी बेस कॉस्ट ऑफ मशीन, और जो बिल्डिंग की इंश्योरेंस है उसकी बेस फैक्ट्री स्पेस। स्टोर कंज्यूम्ड तो गिवन है ऑलरेडी ना। स्टोर कंज्यूम तो 720, 270, 810 ये तो ऑलरेडी गिवन है, इट इज गिवन। हमें इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, ये करके देखिए 1800 ही बनना ना। स्टोर कंजम्पशन में ऑलरेडी गिवन है, मुझे इसकी तकसीम करनी नहीं है। और रेंट रेट्स एंड टैक्सेस अगेन फैक्ट्री स्पेस, फैक्ट्री का रेंट है ना भाई, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ये भी फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, तो इसका भी फैक्ट्री स्पेस। ये सारी बेसिस आपके सामने मैंने लगा दी हैं। अब मुझे हर बच्चे के रजिस्टर पे ये टेबल कंप्लीट यहाँ तक चाहिए। मुझे फाइनल फिगर्स आपने बना के देनी है, अल्फ़ा बीटा की कॉस्ट, और ये बेसिस मैंने आइडेंटिफाई कर दी हैं। इनकी रेशोज़ आप खुद निकालेंगे, रेशोज़ निकाल के इन बेसिस की रेशो से कॉस्ट तकसीम करना और कॉस्ट पर यूनिट तक जाना। दिस इज़ योर क्लास एक्टिविटी। और किस बच्चे को कोई समझ ना आए, हेल्प चाहिए हो, मुझसे हाथ खड़ा कीजिए, आई विल कम टू योर सीट एंड गाइड यू। और हर बच्चे ने कंप्लीट करना ये सवाल भाई। कोई बात बेटा समझ ना आए पूछिएगा, लेकिन वर्किंग परफॉर्म कीजिए, समझिए, कंप्लीट कीजिए सवाल, फिर हम आगे चलेंगे।
यहाँ पे कुछ जगह आपको रेशियोज जैसे कैलकुलेट करनी थी, तो मशीन आवर्स की बेसिस पे क्या रेशियो बन रही है, मुझे अगर बता सकें आप। 70, 160, 450। बेटा थोड़ा गड़बड़ नहीं लग रही मुझे, क्योंकि ये ठीक है रेशो, एग्रीड। चलें जी, स्टोर कंजम्पशन की रेशो आपने निकालनी नहीं, ये तो गिवन है क्वेश्चन में, ये रेशो तो क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। स्टोर कंजम्पशन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कैलकुलेट नहीं करनी। इंस्पेक्शन आवर की रेशो आपको कैलकुलेट करनी थी, ये किसी ने कैलकुलेट किया तो क्या आप बताइए था। 12, 54। फैक्ट्री स्पेस की रेशो भी गिवन है, आपको कैलकुलेट नहीं करनी। मशीन आवर्स हमने कैलकुलेट कर लिए ऊपर, फैक्ट्री स्पेस गिवन है, कॉस्ट ऑफ मशीन भी गिवन है, कॉस्ट ऑफ मशीन गिवन है, फैक्ट्री स्पेस गिवन है, गिवन है, गिवन है। बेसिकली आपको ये दो रेशोज कैलकुलेट करनी थी, बाकी सारी रेशो सिर्फ क्वेश्चन में आपको अवेलेबल है, पिक करके इस्तेमाल करनी है आपने, ठीक है। दो रेशोज, एक मशीन आवर्स और एक इंस्पेक्शन आवर्स, सिर्फ ये दो रेशोज कैलकुलेट करनी थी, बाकी सारी रेशोज क्वेश्चन में ही अवेलेबल हैं। आपको उन रेशोज के मुताबिक कॉस्ट को तकसीम करना है और ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट पे पहुंचना है। स्टिल किसी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए बेटा, नेवर हेजिटेट while asking a question, just raise your hand and ask a question if you need help। जी बेटा ये पर यूनिट है, मुझे तो टोटल फैक्ट्री में चाहिए ना प्रोडक्ट वाइज। भाई अल्फा पे टोटल कितने मशीन आवर लगेंगे, बीटा पे टोटल कितने मशीन आवर लगेंगे, यूनिट्स को पर आवर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आवर पर यूनिट से। बेटा जितनी एक्टिविटीज़ आप हाथ से गुजारेंगे क्लास में, घर पे, उतनी ज़्यादा आपकी कमांड कैलकुलेशन पे होती जाएगी, उतनी बेहतर ग्रिप आपकी कॉन्सेप्ट्स पे आती जाएगी। अक्सर बच्चे क्लास एक्टिविटी को कैजुअली ले लेते हैं, तो इट इज़ वेरी हार्मफुल कि आप क्लास में बैठे भी हुए हैं और इस टाइम को क्लासरूम एक्टिविटी में आप इस्तेमाल भी ना करें और ज़ाया कर दें, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है आप लोगों का। आप जब बैठे हुए हैं यहाँ पे सीखने आए हैं, तो अपने हाथ से एक्टिविटी कीजिए, जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ गुजरेंगी उतनी ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा टॉपिक के ऊपर। एंड यू गेट द अपॉर्चुनिटी कि कहीं पे कोई दिक्कत हो आप अपने साथियों से पूछ सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलेगा कि कौन सी गिवन है और कौन सी हमें रेशियो के साथ। बेटा आपने आइडेंटिफाई कर ली ना, अब आप देखो आपको स्टोर कंजम्पशन चाहिए, तो स्टोर कंजम्पशन तो गिवन है ये, इसने रुपीज़ में लिखी है मतलब, तो बेटा आपको रुपीज़ में रेशो चाहिए ना आपको, यही आपकी 72, 27, 81 रेशो बन गया, ठीक है। यहीं से रेशो उठा लो, ठीक है। स्टोर कंजम्पशन 72, 27, 81।
ये जो दो रेशोज़ कैलकुलेट करनी थी हमें, एक मशीन आवर्स और एक इंस्पेक्शन आवर्स, इनकी वर्किंग मैंने यहाँ पे आपके सामने वर्किंग भी इधर रख दी है ताकि किसी बच्चे को अगर मज़ीद कोई हेल्प यहाँ से चाहिए तो ले ले। ये हमारी मशीन आवर्स की बेसिस रेशो बनी है और ये इंस्पेक्शन आवर्स की रेशो बनी है यहाँ से। जी बेटा ये इंस्पेक्शन आवर पर यूनिट है और ये इंस्पेक्शन यूनिट है। अल्फ़ा के 600 यूनिट्स इंस्पेक्ट हुए इंटू 2, अल्फ़ा पे कितने इंस्पेक्शन आवर लगे 1200। बीटा के 400 यूनिट इंस्पेक्ट हुए इंटू 3, बीटा पे कितने इंस्पेक्शन आवर लगे 1200। इसके 1350 यूनिट्स इंस्पेक्ट हुए इंटू 4, 5400। सर ये लेने की रीज़न क्या है? क्या बेटा? ये ना लेने की रीज़न बेटा क्योंकि इंस्पेक्शन आवर्स इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे स्पेंड हो गए ना भाई, सारे यूनिट्स इंस्पेक्ट नहीं हुए। इंस्पेक्टेड यूनिट्स अलहदा दिए गए हैं, अगर वो ना दिए जाते तो हम अज्यूम करते सारे इंस्पेक्ट हुए हैं, पर यहाँ पे उसने इंस्पेक्टेड यूनिट्स बता दिए, इसका मतलब सारे यूनिट्स इंस्पेक्ट नहीं हुए। तो जितने यूनिट्स इंस्पेक्ट हुए उन पे जो टाइम लगा वही लेंगे हम। हो गया जनाब? वेरी गुड। तो बताइए यहाँ से अल्फा का ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट 226, बीटा 119, गैमा जी 98। चलें राउंड ऑफ कर दिया। तो जनाब वेरीफाई कीजिए ये वैल्यूज़, और अगर कोई इतराज़ है तो बात करें। जी बेटा सोल्यूशन गलत है, तो सोल्यूशन गलत होगा तो छोड़ दें अभी। क्या ये टोटल क्या गलत लगा हुआ? अच्छा 263, ये तो काफ़ी फर्क है। हमने ये बेसिस सारी हमने ठीक लिखा हुआ है, डिवीजन में गलती हुई है। चले मैं इसको मार्क कर लेता हूँ जी। सोल्यूशन में मुझे बताया जा रहा है सोल्यूशन में कोई गलती हुई हुई है, तो सोल्यूशन को हम छोड़ दें। इसको मैं ज़रा रीचेक कर लूँगा, मतलब मे भी हो सकता है मैंने ऊपर ठीक की हैं चीज़ें तो नीचे ऊपर ठीक करते करते नीचे गड़बड़ रह गई हो। तो इसका जो सोल्यूशन में हमें ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं, शायद मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ तक चीज़ ठीक है, यहाँ तक चीज़ें ठीक है हमारी, यहाँ तक चीज़ ठीक है। ये एंड में जो डिवीजन दी गई है ये गलत होगी, तो हमें इसको ज़रा रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। हमने जो सोल्यूशन वहाँ पे लिखे हैं वो मेरे ख्याल है ठीक है हमारे, ऐसा ही है। ये सोल्यूशन हमारे वेरीफाई कीजिए, ये ठीक है। आंसर आप यहाँ से मैच कर लें। टोटल एक्सपेंस की जो तकसीम है वो आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रही है। आपका टोटल ओवरहेड्स अल्फ़ा बीटा गैमा ये आना चाहिए, और पर यूनिट कॉस्ट जो हमने बोर्ड पे लिखी है मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। जो आंसर हमारा आ रहा है 226, 119 एंड 98, ये है जी आंसर। ABC के तहत अल्फ़ा बीटा गैमा की ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट क्या है? जी जनाब, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 और 4 किया।
कल हम क्वेश्चन नंबर 5 इंशाल्लाह देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 स्प्रिंग 24, जैसे मैंने कहा एक दफ़ा में पास पेपर में रिसेंट एग्जाम में सवाल आया, नई स्कीम में जब से ये ABC आया है तब एक दफ़ा सिर्फ आया है, वो ये सवाल है। इंशाल्लाह इसको देखेंगे कल, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाएंगे कल से ही इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।